First of all, thank you so much, sir, for accepting this invitation of this talk show called कहिए कलाकार। सर, हर इंसान की एक अपनी एक स्टोरी होती है और स्टोरी का सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि वो एक तो यूनिक होती है और एक इंटरेस्टिंग होती है। आपकी भी एक स्टोरी है जिसे हमें पता है क्योंकि हमने आपके बारे में पहले रिसर्च करी भी है। बट अगर आप अपनी स्टोरी अपने ऑडियंस को बताना चाहें कि जैसे कैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही, कैसे आपके स्कूल डेज रहे, उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा शुक्रिया, थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने जो छुपी हुई जानकारियां हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बचपन की बात आपने कही तो मुझे अपने नर्सरी क्लास याद आती है। सभी बच्चों की तरह मुझे भी स्कूल से ज़्यादा कोई प्यार नहीं था। मेरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू हुई क्योंकि घर के पास हुआ करता था वो स्कूल, और पिताजी देहरादून, पहले वो सरकारी नौकरी पे खटीमा थे, तब तक मैं पैदा नहीं हुआ था, तो देहरादून आए थे फॉर बेटर एजुकेशन बच्चों के लिए। और 6ठी 7वीं तक मेरी पढ़ाई ठीक रही। अच्छा। और वहीं से 4थी 5वीं क्लास से मुझे एहसास हो गया था कि मुझे फिल्मों से लगाव है, क्योंकि बड़े भैया, हमारी वीडियो गैलरी हुआ करती थी देहरादून में, गढ़वाल वीडियो लाइब्रेरी, और इकलौती लाइब्रेरी थी। तो रात को 3-4 पिक्चर अमिताभ बच्चन की लगती थी घर पे। तो वहीं से वो, हालांकि फिल्म बैकग्राउंड से मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर का, तो शायद वहीं से वो दिलचस्पी पैदा हुई। 4थी 5वीं से मैंने सोचा, और ये बात बताने में मुझे लगभग 11वीं तक लग गए, क्योंकि बड़ा हेजिटेशन रहती है। जब आज भी बहुत रेयर है, दिल्ली नहीं लेकिन गांव में, छोटे शहरों में बहुत मुश्किल होता है ये बात करना कि मुझे एक्टर बनना है। तो उसके बाद मैं फेल हुआ, फिर मैंने प्राइवेट भरा। अच्छा। मतलब था रेगुलर, मुझे वहाँ स्कूल नहीं आने दिया जाता था, और गलती से मैं पास हो गया। उसके बाद मैं एडमिशन के लिए गया, मुझे 11th में एडमिशन नहीं मिला कि नहीं, आप नहीं पढ़ सकते यहाँ पे। तो उस दौरान मेरा एक दोस्त है, अभी कहीं जॉब करता है वो, शादी हो गई उसकी, गौरव अरोड़ा। गौरव, हाँ। तो छुट्टियों में उसकी आना जाना हुआ उसके यहाँ। तो एक स्कूल है बड़ा, केंद्रीय विद्यालय, हाँ। और कोई भी मुझसे पूछता है कि कौन सा स्कूल बेटर है, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ वो अच्छा है, क्योंकि मेरा बदलाव वहाँ से हुआ। तो केंद्रीय विद्यालय देहरादून सालावाला, वहाँ 4 बच्चे सिलेक्ट हुए सिविलियन से, काफ़ी लोगों ने भरा था, चौथा नाम मेरा मिल गया। पिताजी को भी खुशी हुई। वहाँ से ये बंक करना, ये सब चेंज हुआ। 2 साल में मुझे पता चला कि NSD नामक कुछ चीज़ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वहाँ मुझे समझ आई, मतलब वो एहसास कि जब आपको ये लगता है कि एक्टर के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तो मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं करता, या एक्टिंग मुझे समझ नहीं आती तो मैं पढ़ता नहीं। 8th-9th की बात है, मैं पूरी फैमिली के सामने था और मुझे कहा गया कि क्या करना है। मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है। वो मैंने बताया ना, 4th से लेके 11वीं तक वो अंदर ही रहा। कुछ एक्ट करता था, डांस करता था, मिमिक्री करता था, इस तरह की जैसे सभी बच्चे खेल खेल में करते हैं। बट खुल के कभी आप बता नहीं पाए हाँ, पेरेंट्स को? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं स्टेज फ्राइट, मुझे कुछ चीज़ आती थी, मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाता था। अच्छा। मुझे पता था मुझे इसका जवाब मालूम है, और बहुत अच्छे से मालूम है, मैं नहीं बोल पाता था। ये समस्या थी मेरे अंदर, जो कि दूर हुई थिएटर से। मैंने CCD ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के साथ साथ। अच्छा। मैं, हाँ, एज अ टीम मेंबर मैंने उनके साथ काम किया। और मुझे अच्छे से याद है, मेरी मैनेजर एक लेडी थी, अभी भी बहुत रेयर उनसे बात होती है, अरुणा थापा जी। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो वहाँ से मैंने 1 साल जॉब किया,
और जो भी सेविंग होती थी वो संभाल के रख लेता था। दिमाग में था बॉम्बे जाना। अभी तक मेरा थिएटर से ताल्लुक़ नहीं हुआ। 2008 में मेरे डैडी गुजरे, 2008-9 की बात है, और वो लाइफ फिर से एक बड़ा चेंज मेरे जीवन का। मतलब ऐसा कोई भी नहीं सोचता है क्या करें। तो उससे पहले मैंने कहीं एक मॉडलिंग में पार्टिसिपेशन किया अपना सीसीडी के दौरान। वहाँ मुझे एक लड़की मिली थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, प्रियंका शेखावत। अभी शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, बॉम्बे में काम कर रही है, और वो विनर भी थी उस शो की। तो उसने मुझे कहा था, तू हेजिटेट करता है, एक थिएटर ग्रुप है देहरादून में, वहाँ जा, वहाँ तेरे को चेंज मिलेगा। वो बात मेरे जहन में थी बस। और जब दिल्ली गए तो जिस तरह की चीज़ें चल रही थी और मैं वो सब सोच रहा था, तो डैडी के जाने के लगभग 10-12 दिन बाद मैं भटकते भटकते उस थिएटर ग्रुप में पहुंचा और मैंने घर में बोला मैं थिएटर करूँगा। ग्रेजुएशन से कुछ महीने पहले ही सीसीडी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अगर मैं 8 घंटे यहाँ किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तो ये काम अपने लिए भी किया जा सकता है। तो मैंने घर के पास ही एक छोटा सा टेक अवे कैफे खोला। जितना काम मैंने सीखा, अब थिएटर की वो जो गुण थे वो मैंने सोचा कि यार किस तरह से, वो मैंने सारी अपने कैफे की डिज़ाइनिंग में अप्लाई करना शुरू किया। और बिजनेस पिताजी का जनरल स्टोर था। मेरे पिताजी बेहद खुश मिजाज इंसान थे, उनका बिजनेस करने का तरीका अलग था, वो शायद मुझे पिताजी से मिला। तो वही चीज़ मैंने अपने कैफ़े में अप्लाई कर दी, सेम टू सेम, जो सीसीडी से सीखा, जो पिताजी से सीखा। और अब वो चलने लगा। मेरा एक दोस्त था मन्नू, वो रेंट पे दुकान लेने आया था। मैंने उसको ये पट्टी पढ़ाई, मैंने कहा अभी रेंट पे छोड़, तू क्या चाउमीन खोलना चाहता, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पे एक कॉन्सेप्ट है। मेरे कैफ़े का नाम है स्ट्रीट बस्टर। पता नहीं कब से दिमाग में चल रहा था, मैंने ये इस नाम का कैफ़े खोलेंगे। और सुबह हाँ चलो खोलते हैं। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जो सेफ था वो, और वो खोल दिया। अब काम चल रहा है, ठीक है। अभी मेरा थिएटर से थोड़ा सा दूरी हो रही है, मैं कंफर्ट जोन में जाने लगा। मेरे को शाम को पैसा मिल रहा है, शाम को पिक्चर देख रहे हैं, रात को नाइट शो। मैंने ये तो गड़बड़ है यार। मैंने सीधा अपने श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में MA इन थिएटर डाला, क्लासेस करने लगा। लेकिन किसी कारणों से मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। मैंने कहा यार जो चीज़ सोची है वो तो अभी संभव नहीं हो पा रही। शायद मैं बहुत फास्ट रिजल्ट चाहता था। तो हाँ, उससे पहले मैं श्रीनगर, ये ऋषिकेश में एक फिल्म कर रहा था। एक ऑडिशन हुआ, वो फिल्म मुझे मिली। अच्छा। क्योंकि थिएटर करते करते DD कश्मीर के लिए मैं एक ऐसे ही ऑडिशन पे गया, इसके जूनियर आर्टिस्ट के लिए। वहाँ पे मुझे लीड कैरेक्टर मिला। पहला चेक यहाँ पे मुझे मिला 700 रुपये का। आहा, आनंद। जब आपका दिल का काम करके जो अभिनय से आपको पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं होता, वो एक अमूल्य चीज़ जैसा लग रहा था। अरे यार कमाल है। 700 रुपये का चेक था वो। तो आज मैं वो देखता हूँ ना क्लिप, मैंने हटा दी हर जगह से वो। मैंने कहा यार काम में मज़ा नहीं आया, मुझे अपना ही काम अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार कुछ कमी है, अभी वो बात नहीं है। ठीक है, पैसा मिल गया, लोगों को ठीक लगा, लेकिन मुझे अंदर से क्या क्या कर रहा है यार, तो ये एक्टिंग नहीं है। मतलब वो ट्रुथ की जो बात करते हैं, एक सच्चाई की बात मुझे नज़र नहीं आ रही थी अपने ही किरदार में। सेल्फ अवेयरनेस हाँ। बेसिकली। अच्छा। तो मैंने कहा कुछ तो सीखना है, तभी मैंने वो MA थिएटर डाला था। उसके बाद मैंने कहा काम करना चाहिए। और दूसरा था वो कंफर्ट जोन से बाहर आना। जो पैसा जो बहुत ख़राब चीज़ है आर्टिस्ट के लिए। मतलब पैसा अच्छी चीज़ भी है लेकिन एक आर्टिस्ट को अपने डिसीजन से भटका भी सकता है। ये थोड़ा एक बैलेंस रखना ज़रूरी है दोनों की वैल्यू का, है ना, एक सेटिस्फैक्शन और एक पैसा। तो ऋषिकेश में एक फिल्म बन रही थी
जो कि रिलीज़ नहीं हो पाई। उसमें मुझे एक अच्छा किरदार मिला था, नेगेटिव कैरेक्टर था वो, डायरेक्टर भी कमाल के मुझे लगे वो, और ऋषिकेश के ही प्रोड्यूसर थे। बड़ी फिल्म बना रहे थे, मतलब देहरादून के हिसाब से उस समय पे वो फिल्म बड़ी थी, लगभग 60-70 लाख का उसका बजट था। और वहाँ पे मेरा जो असिस्टेंट था रितेश कुड़ियाल, उस फिल्म के दौरान उससे भी बड़ी दिलचस्पी रही, मेरी दोस्ती हुई। तो उस दौरान जो रितेश की जिक्र आया वो बहुत ज़रूरी था यहाँ पर आना, वो मिला। और एक मेरा दोस्त था, वो मॉडल था, वो पक्का मॉडल है, वो अभी भी बॉम्बे में है और बड़ा मज़ेदार इंसान है, अर्जुन नाम है उनका। तो हम तीनों की तिकड़ी बनी और हम प्लानिंग करना शुरू किया यार बॉम्बे जाना। और 4 साल हो गए थे थिएटर करते करते, ये सोच के गए थे अब थिएटर नहीं करना। दिमाग में ग्लैमर था ना। तो 1 साल बॉम्बे में कैसे गुजरा पता नहीं चला, रास्ते नापते नापते 1 साल नप गया, समझ ही नहीं आ रहा था, पैसा भी ख़त्म हो रहा था। तो वहाँ कुछ नए दोस्त मिले, सूर्यवीर, वो भी फिर रूममेट रहे। वहाँ एक पारसी थिएटर का ऑडिशन चल रहा था। मैंने कहा यार ये पारसी मुझे पसंद है, कभी किया नहीं। इम्तियाज़ अंसारी जी NSDN है। तो इस दौरान छोटा मोटा ऐड मिलता रहा था, 1 साल के बाद मिलने लगा था। तो मैंने कहा ये करूँगा मैं। एक अच्छा कैरेक्टर उन्होंने दिया, रुस्तम सोहराब नाटक का नाम था। बड़ा मज़ा आया। अब इसी दौरान मैंने देहरादून में आशुतोष गोवारिकर जी आए थे, वहाँ ऑडिशन दिया था। वो एक सीरियल स्टार प्लस के लिए कुछ शूट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आ जाइए। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पर हूँ। अरे कल तो आशुतोष जी आ रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। अब एक मन कर रहा है जाऊँ कैसे, और वो अर्जेंसी में रात को कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं तो बॉम्बे आ गया हूँ ऑडिशन दे के। चलो वो कैंसिल हुआ, लेकिन मेरा ऑडिशन उनके पास पड़ा रहा। तो जब ये पारसी प्ले की रिहर्सल शुरू हो गई और 20-25 दिन गुजर गए, तो फिर अचानक से कॉल आया कि आपने पहचाना, मैं आशुतोष जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। तो जो मोहन जोदाड़ा है उसमें एक कैरेक्टर आपके लिए सिलेक्ट हुआ है, आप भुज आ जाइए। मैंने कहा कब? 2 दिन में आ जाइए। मैंने दूसरे दिन मेरा नाटक है, कमिटमेंट कर चुका हूँ। और उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा शेड्यूल भेजा हुआ 1 महीने का। पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था, लालच भी था। वो जब मैंने अभी कहा ना पैसा और बैलेंस आप कैसे रखोगे, तो मैंने घर में फ़ोन किया। मैं एक बड़े भैया हैं मेरे, उनको पिता की तरह मानता हूँ। है बहुत स्ट्रिक्ट, गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी मुझे भी आता है, लेकिन है बढ़िया इंसान। तो उनको फ़ोन किया क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। और फिर मैंने वो फिल्म मना करी। लेकिन जो मैंने वो थिएटर किया, वहाँ से मेरे बहुत अच्छे मित्र बने। वासिल खान अभी अच्छा काम कर रहे हैं, इम्तियाज़ से कभी कभी बात होती है, तो यहाँ आ गया हूँ। तो इस तरह की जर्नी रही बॉम्बे की। फिर दम लगा के हईशा आई, उसका ऑडिशन दिया था। वहाँ से बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा यार। ये तो मतलब एक ड्रीम होता है कि यार एक यश राज की फिल्म में। इससे पहले मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर चुका था एज अ जूनियर आर्टिस्ट, बट वो कहीं मैं दिखाई नहीं दिया। सच्चाई है, लेकिन सीखने को मिला कि बड़े प्रोडक्शन में काम कैसा होता है। तो इसके बाद मेरी लाइफ में एक और फिल्म आई। उस फिल्म का नाम है मोना डार्लिंग। उसमें और भी और थोड़ा सा और बड़ा कैरेक्टर मिला, डायलॉग मिले। वो फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो खबर आई कि रजत कपूर साहब, उनका थिएटर मैंने देखा, वो हैमलेट करते हैं, क्लाउनिंग में करते हैं। मैंने कहा यार ये करना। पृथ्वी में था वो शो, तब पृथ्वी में काम भी नहीं किया था। मैंने कहा यार इनके साथ काम करना है। तो सडन कहीं से मैसेज आया, रजत कपूर सर जो है ऑडिशन ले रहे हैं अपने नेक्स्ट प्ले के लिए। मैंने कहा यार जाना है। तो गए, रजत सर से मीटिंग हुई। उन्होंने कहा क्या क्या किया है। मैंने कहा सर बॉम्बे में तो रुस्तम सोहराब किया है और आपके कुछ नाटक देखे हैं, और अच्छा तो कुछ करके दिखाओ। मैंने अपना वही तुगलक,
जो जो अपने जीवन में पढ़ा लिखा थिएटर से जो किया वो करना शुरू। अरे ये अच्छा है। उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो जिसमें डायलॉग ना हो, कुछ माइम करो। मेरे जहन में माइम में एक शब्द आया। मैंने ठीक है, माइम किया अपनी तरफ से जितना पॉसिबल था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हक दिया, गले से लगाया कि यार योगेश, हम लोग ना बेसिकली क्लाउनिंग और माइम आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आपने जो हौसला अफजाई की है वो लेकिन मेरे काम आई। उन्होंने कहा तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, और मैं भी उनका बचपन से काफ़ी फ़ैन रहा हूँ। उनकी फिल्में भेजा फ्राई और मेरे भैया को भी पसंद आती थी, तो वो पसंद थी उनकी बात, इसलिए शायद जहन में रह गई। तो माइम दिमाग में घूमता रहा। तो देव फौजदार आपने नाम सुना होगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो निरंजन गोस्वामी जी की मेरे गुरु हैं, उनकी वर्कशॉप लगा रहे थे बॉम्बे में। मैंने अप्लाई किया ऐसा, मैंने कहा मुझे पार्ट करना है। उन्होंने कहा यार ये तो पोस्टपोन हो गई, गलती से पोस्टपोन हो गई होगी, कुछ भी कारण रहे होंगे। तो जब मैं मोना डार्लिंग कर रहा था, अच्छा शॉट देखिए आया और अपने रूम पे आके लेटा। होटल में थे हम पुणे में। तो खुद से मैंने सवाल किया कि योगेश तुझे यही करना है क्या? मैंने कहा हाँ यार यही करना है, एक्टिंग ही करनी है, फील्ड तो यही करना है। तो तूने क्या किया अभी तक? वो मेरे जहन में वो पुराने काम आने लगे। मैंने कहा अभी ऐसा कुछ काम नहीं है जिस पे तू यार कुछ सीखा भी नहीं। कोशिश की, कभी छोड़ दिया, एमए छोड़ के आधा छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि यार करो। एनएसडी में 4 बार अप्लाई कर चुका था, रिजेक्ट हुआ। मैंने कहा क्या किया जाए? तो देखा नेशनल माइम इंस्टीट्यूट, उसकी डिटेल निकाली। इंडियन माइम थिएटर बहुत पुराना है, निरंजन दा काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, पद्मश्री हैं, मतलब पद्मश्री मतलब अपनी फील्ड के मास्टर, काम कर रहे हैं एक जैसा मतलब अपनी एक स्ट्रेट फील्ड है, कई साल दे चुके हैं। मैंने कहा यार ये बंदा जो है, इनको मैं गुरु बना सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने निरंजन दा को फ़ोन किया और फॉर्म भरे, वो जो भी है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ 13 जने, हम लोग फर्स्ट बैच नेशनल माइम इंस्टीट्यूट के थे। 13 जने और मिले, उनसे बहुत सीखा। तो यहाँ से मेरी लाइफ शुरू होती थी। नेशनल माइम इंस्टीट्यूट बॉम्बे छूट गया था, देहरादून छूट गया था, मैं बॉम्बे से डायरेक्ट कलकत्ता पहुँच गया। कलकत्ता निरंजन दा, उन्होंने मेरी लाइफ का सोचने का जो पूरा सिस्टम था बदल दिया। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे गुरुजी ने कहा था नौकरी नहीं करना, अपने शहर में जाओ, बॉम्बे नहीं जाना, गाइड करते रहते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो बॉम्बे जाना। अरे देखो थोड़ा सा अपने शहर में रह के देखो। मैं वापस वहाँ से देहरादून आया। वहाँ आने के बाद मैंने अपना ग्रुप सबसे पहले खोला, 9 इमोशन माइम एंड थिएटर। तो इस बीच एसआरसी मुझे किसी ने सेंड किया, एसआरसी डायरेक्शन वर्कशॉप लगा रही है जिसमें आपको फीस नहीं देनी। मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे वो वर्कशॉप करी। एंड ऑफ द वर्कशॉप हमें एक प्ले डायरेक्ट करने को मिला और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं वापस आया देहरादून में, फिर से वर्कशॉप की, विंटर वर्कशॉप, समर वर्कशॉप, प्ले करता रहा। तो मुझे एसआरसी से कॉल आई कि हमें माइम इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं प्ले में माइम को लेके मैं बड़ा इमोशनल हूँ, क्योंकि इसको अभी तक समझ नहीं रहे हैं एक्टर, स्कूल्स नहीं समझ रहे हैं। मुझे इसलिए खुशी नहीं हुई कि मुझे बुलाया जा रहा, मुझे इसलिए खुशी हुई कि माइम को उनके सिलेबस में जगह मिली। और मैंने अपना सिलेबस तैयार किया, भेजा, और मैंने एसआरसी पढ़ाना शुरू किया। तो वो जो स्टूडेंट्स के रिव्यू मुझे मिले और जो स्कूल को मिले, कमाल है। तो ये मेरी विक्ट्री नहीं थी, ये माइम, वो जो आर्ट है उसकी विक्ट्री रही कि यार, और स्कूलों का मैं नहीं जानता कि एसआरसी ने उसको समझा कि हाउ इम्पोर्टेंट माइम फॉर एन एक्टर है ना। मतलब कि क्या है शुरुआत, अगर मैं कहूं अभिनय क्या है,
अभिनय अब से है। हम अगर पुराना आदिकाल में जाते हैं तो वहां पे जब शिकार के लिए पकड़ के लाते थे तो डांस करते हुए आते थे, है ना, सेलिब्रेशन एक टर्म है ना। अभी भी एक्टिंग खोज रहे हैं, मुझे ये लगता है। फिर उसके बाद जब लाइट हुई तो यहाँ खाना पकता था, यहाँ लाइट में वो जो शिकार करने गए वो बता रहे हैं कि हमने शिकार कैसे किया अपने मूवमेंट से, है ना। लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है यहाँ, जेस्चर, पोस्चर, माइम, यहाँ यही तो माइम है और यही तो बेसिक है। जब एक्टिंग की शुरुआत ही माइम से हुई तो आप उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? ये तो आपको समझना ही पड़ेगा शुरुआत। और शायद इसीलिए भरत मुनि ने आंगिक अभिनय को सर्वप्रथम स्थान दिया। कभी सवाल आया नहीं ना, क्यों दिया? कि इंसान सबसे पहले अपनी बॉडी को लेके स्टेज पे जाता है, ऑडियंस पहले बॉडी देखती है, तो क्यों नहीं इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा रहा है? अगर हम डांस एक अलग कला को स्थान देते हैं, छऊ को स्थान देते हैं, कलरी को स्थान देते हैं, तो ये तो उनसे भी पहले है। और ये सिर्फ आपकी बॉडी का विकास नहीं कर रहा है, एक एक्टर को दिमाग, इमेजिनेशन क्या है ना, वो है, माइम है। सर आप कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहिए यंग एक्टर्स को जो कि अभी इन एक्टिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं? एडवाइस देखिए, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को जो भी थिएटर करना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, इवन कोई भी काम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले खुद की एडवाइस एक बार सुने कि यार मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है, या मुझे किसी ने कहा तू तो हीरो बन सकता है इसलिए कर रहा हूं। एक बार निश्चय करें और उस पर कायम रहें। एक बड़ा कमाल का इंदौरी साहब का शेर है कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ते हैं, धुएं बनकर पहाड़ों से उड़ते हैं। ये कैंचियां क्या खाक काटेगी हमें? हम पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। तो अपने हौसलों पे डटे रहें, विश्वास रखें, यकीनन कभी ना कभी चांद ना सही तारे तो हासिल हो ही जाए।